नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स के बारे में। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे पल्स रिलेटेड, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इतिहास क्या रहा है दाल का, सबसे पहले कहाँ इसको कल्टीवेट किया गया था, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। चैनल को लगातार देखिए, आपको एंड तक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पल्स रिलेटेड। और इसके बाद हम लोग जो पल्सेस के आपके जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्राम, अरहर, पीज, ये सब हो गए। तो इन सभी को हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पल्स के बारे में। देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि पल्स को बेसिकली किस वर्ड से डिराइव किया गया, तो आप बताएंगे कि फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया है। किससे? फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया है। और फ्रेंच वर्ड कौन सा था जिससे डिराइव हुआ है? वो था पॉटेज और लेगने। इसका मतलब होता था टू कलेक्ट और गैदर। उसका टू कलेक्ट और गैदर का जो सेंस होता था समझने का, वो ये है कि कलेक्शन ऑफ पॉड्स है। मतलब आपके अंदर जो पॉड्स हैं वो बनती हैं किसमें? अरहर और जो लेगुमिनस प्लांट है उसमें क्या होता है? पॉट्स का फॉर्मेशन होता है। तो उसी के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पल्स। उसी कलेक्शन क्या बोल देते हैं? पल्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर है कैसे इसका नामकरण हुआ। देखिए, पल्स के अंदर या फिर जो आपके लेगुमिनस प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो बैक्टीरियल नोड्यूल्स कहाँ पर जाएंगे? सेकेंडरी रूट्स में इसके बैक्टीरियल नोड्यूल्स मिलते हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करें हिस्ट्री की, तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो पल्स पाया गया था वो कौन सा था, लेगुमिनस प्लांट, या यूँ कहें कि सबसे पहले कौन सा पाया गया था, तो वो पाया गया था लेंटिल्स को। किसको? लेंटिल्स को पाया गया था। कहाँ पर? इजिप्टियन पिरामिड्स में पाया गया था। और पूछा जाए कि स्टोन एज और जो आपके स्विट्जरलैंड में एक लेगुमिनस प्लांट मिली थी वो कौन सी मिली थी, तो आप बताएंगे ड्राई पी सीड्स। या यूँ पूछ लेंगे आपसे कि जो सूखे मटर के बीज मिले थे ये कहाँ मिले थे, तो ये आपको ये बताएंगे आपके कि स्विट्जरलैंड के एक गांव में मिले थे। और स्टोन एज के जो है इसकी जब डेटिंग की गई तो पाया गया कि स्टोन एज के समय के रखे हुए ये मटर के बीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है दाल का जो इतिहास पता चला और ओरिजिन पता चला। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो पुरातत्व जो साक्ष्य बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो मटर उगाई गई थी वो उगाई गई थी ईस्टर्न मेडिटेरियन और मेसोपोटामियन रीजन में। अब ये मेसोपोटामिया रीजन क्या होता है, ये आपने क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़ा होगा। अच्छा, मेसोपोटामिया रीजन क्या है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है या हड़प्पन सिविलाइजेशन है? कि इन दोनों से संबंधित है क्या? जरा बताइए मुझे आप कमेंट सेक्शन में। यदि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में तो आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। तो 5000 साल पहले, मतलब 5000 ईयर्स अगो, ये आपको पीस जो है वहाँ मिले हुए थे एज अ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जब इनको खोजा गया, एक्सकेवेट किया गया। तो ब्रिटेन में बताया जाता है कि 11वीं सेंचुरी में ये आपको मिले। नेक्स्ट बात करें जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि लो प्रोडक्शन फैक्टर्स इन द पल्स। ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से दाल में देखा जाता है कि उनकी पैदावार कम होती है? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं ये आज हम जानते हैं। जैसे कि यदि आपका जो फल है वो कैसे बनेगा? देखिए, जो फल होता है वो बनता है फूल से, और जब फूल नहीं रहेगा तो फल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब तो फूल का होना जरूरी है। तो वही यहाँ पे लिखा है, पहला जो फैक्टर है वो ये है कि फ्लावर्स ड्रॉप मोर। पल्सेस में क्या होता है कि जो आपके फूल हैं ये ज़्यादा गिरते हैं। ड्रॉप क्या होते हैं? ज़्यादा देखा जा रहा है इसमें। किसका? फ्लावर्स का ड्रॉप ज़्यादा देखा गया, इस वजह से क्या है? लो प्रोडक्शन फैक्टर हो गया, ये भी एक। नेक्स्ट है कि जो स्टोर्ड फोटोसिंथेट्स हैं ये क्या है? इनका जो ट्रांसलोकेशन है ये प्रॉपरली नहीं होता है। नेक्स्ट, हार्वेस्ट इंडेक्स काफ़ी लो है। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होती है ये मैंने आपको बताया था, लगभग 19% हार्वेस्ट इंडेक्स होता है अरहर में। तो क्या होता है हार्वेस्ट इंडेक्स, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बताएंगे मुझे आप। इससे क्या होगा कि हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है वो मेंटेन रहेगा, और हमें पता चलेगा कि जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं नॉलेज वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करें कन्वर्जन एफिशिएंसी, जो सुक्रोज को प्रोटीन में जो बदलने की एफिशिएंसी है पल्सेस के अंदर, वो भी क्या है? काफ़ी लो है। ये भी एक जो है फैक्टर है लो प्रोडक्शन का। फिलिंग ऑफ पॉट्स अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोडायनामिक मॉडल, ये भी एक फैक्टर हो जाता है लो प्रोडक्शन के लिए। लोअर डेवलपिंग पॉट्स, ठीक है, जैसे कि ABA जो एक केमिकल कंपाउंड है, ये क्या करता है कि डेवलपिंग पॉट्स में चला जाता है, और फिर क्या होता है कि फ्लावर और जो फ्रूट ड्रॉप ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है। द ग्रीन फिलिंग रेट इज़ वेरी लो, तो ग्रीन फिलिंग रेट भी काफ़ी लो है। तो सभी चीज़ें जो है क्या हैं? लोअर प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करें फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है क्रॉप ग्रोथ में, तो जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी और वाटर यूज एफिशिएंसी, ये सब क्या है? फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं क्रॉप ग्रोथ के लिए। और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं। हार्मोनल क्रॉसटॉक है, आपकी जेनेटिक फैक्टर हैं या हार्मोनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में जैसे कि प्लांट हाइट हो गई, टेलर नंबर हो गया, पैनिकल नंबर हो गया, पैनिकल ब्रांचिंग हो गई, ग्रेन फिलिंग हो गया, ग्रेन साइज हो गया। तो ये सब क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इनके बेसिस पर भी आपको जो ग्रोथ में
कमी दिख सकती है। और हार्मोन्स की बात करें तो यदि हार्मोन्स नहीं है तो इनमें भी जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, तो हार्मोन्स का प्रेजेंट होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें कांस्टेंट इन द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें जो है पाया गया है कि यदि ये चीज़ें सही हो जाएं तो इंडिया में पल्स का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे लेवल पर अचीव किया जा सकता है। तो पहला जो आपका कांस्टेंट है वो है एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर को लेकर, जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली रेनफेड जो है कंडीशन में आपको देखा गया पल्स को कल्टिवेट करते हुए। नेक्स्ट जो मार्जिनल एंड सब मार्जिनल लैंड है, देन डिसीज, ये सब क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट बात करें बायोलॉजिकल के बारे में, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ प्लांट, एग्जांपल अरहर जैसे कि, ठीक है। पुअर पार्टीशनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको बताया जब लो प्रोडक्शन फैक्टर की बात कर रहे थे हम लोग। पल्स रिच इन प्रोटीन देयरफॉर रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दस प्रोन टू इंसेक्ट एंड डिसीज, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। अब जैसे आगे कुछ समझाने वाली चीज़ होंगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल में लैक ऑफ इम्प्रूव्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स। देखिए अब यदि आपके पास इम्प्रूव्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स नहीं है, इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो आपकी GOI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके लिए वर्क भी कर रही है। ये क्या कर रही है कि आपके जो मैकेनाइज्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं, जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैं, आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, इनके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है स्कीम ग्रेजुअली लॉन्च की जा रही है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और आई होप हो सकता है कि आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में जो है बन गए हों ऐसे सेंटर। तो यदि बन गए हैं तो आप बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या जो नए इम्प्लीमेंट्स हैं फार्म्स के, वो क्या ऐसा कोई सेंटर बना है जहाँ पर सारे जो है नए आधुनिक उपकरण रखे गए हों कृषि से संबंधित, ठीक है, तो ऐसा बना है तो ज़रा बताइए। और जो नेक्स्ट आपका है वो लैक ऑफ एप्रोप्रिएट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका भी ना होना प्रॉपर एक लो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे क्या होता है कि क्वालिटी में डिटेरियोरेशन देखा गया है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कांस्टेंट क्या है, देखिए ये तो आपका मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं एडिक्वेट वे में तो वो भी क्या है, मैनेजमेंट का कांस्टेंट हो जाएगा। क्वालिटी सीड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का। अब किसान आता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, उससे कहता है कि हमें क्वालिटी सीड्स दे दीजिए, आपके पास क्वालिटी सीड्स ही नहीं है तो आप कहाँ से जो है दे पाएंगे उसको, और कहाँ से उसको ईल्ड अचीव होगी अच्छी, तो ये क्या है, मैनेजमेंट कांस्टेंट के अंदर आ जाएगा। अनटाइमली सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड क्रेडिट्स, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ स्टोरेज, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस एंड रिसर्च कॉन्स्टेंट, ये सब किसके काम होते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के काम होते हैं, ठीक है। तो ये सब जब चीज़ें वो लोग लैक करते हैं, ये सब चीज़ों पर जब ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी एक फैक्टर बन जाते हैं लो प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करें तो हर चीज़ जो है आपकी टेक्नोलॉजिकल और एर्गोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल के ऊपर नहीं ढाल दी जाएगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसान खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि पुअर क्रॉप मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट सही नहीं करते हैं। उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत पुराने हैं, नई बिलीव्स को अपनाते नहीं, ट्रेडिशन अपना पुराना अपना के चलते हैं, एजुकेशन है नहीं उनके पास, ठीक है। और जो KVK में जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात वो सुनते नहीं, सिर्फ अपनी चलाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भी कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग फैक्टर है आपके ईल्ड को लेकर। फॉल्टी मार्केटिंग सिस्टम, देखिए अब क्या होता है इसमें, देखिए फार्मर है या फिर ट्रेडर है, फार्मर क्या करेगा, ये जाएगा सेलर के पास, उसे कहेगा साहब हमारा अनाज ले लीजिए। अब वो इस सेलर के पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, इनके बीच में आपको कमीशन एजेंट मिलेंगे, ठीक है, कमीशन एजेंट मिलेंगे, फिर ये प्राइस को जो है नेगोशिएट करेंगे, फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि भाई ये प्राइस हमें इस पर्टिकुलर पल्स के लिए रखा है और इसमें यदि आपको बेचना है तो दे दीजिए, ठीक है। तो बायर क्या करेगा, वो जाके इस पोर्टल में देखेगा कि इस प्राइस पे हमें मिल रहा है, बट यहाँ पर जो खेल हो रहा है सेलर कमीशन और ट्रेडर के बीच में, और इसके बाद तो पोर्टल पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो खेल हो रहा है ये सबसे बड़ा खेल है। यहाँ पर जो करप्शन का जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से फॉल्टी मार्केटिंग सिस्टम जो है आपको चेक करना पड़ेगा, और इसी के लिए जो है जो आपकी APMCs हैं, पार्टनर्स हैं, सेलर फैसिलिटेशन है, ये सब की जो है चीज़ें अब मोदी सरकार ध्यान दे रही है। जो मीडिएटर्स हैं उनको अब यहाँ से हटाया जा रहा है।
देखिए, नेक्स्ट आप बात करें तो एपीजीएल और हाइपोजीएल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें एपीजीएल और हाइपोजीएल वर्ड का यूज़ है। तो इसीलिए मैं आपको एपीजीएल और हाइपोजीएल को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, जो एपीजीएल जर्मिनेशन है ये बेसिकली आपका ऐसा जर्मिनेशन होता है जो अबव द ग्राउंड होता है, और जो हाइपोजीएल जर्मिनेशन है ये होता है हमेशा बिलो द ग्राउंड जर्मिनेशन। ठीक है, तो इतना सा सिंपल सा डिफरेंस है जो कि आपको जानना था एपीजीएल और हाइपोजीएल के बीच में। अब यहाँ पर क्यों जानना था ये आप समझ जाएंगे। देखिए, जो खरीफ पल्स जो होती है, जो आपकी जो खरीफ दाल होती है, ये कैसी होती है, एपीजीएल होती है, एक्सेप्ट अरहर। तो आई होप आप समझ गए हैं, आप मैंने आपको क्यों बताया एपीजीएल और हाइपोजीएल। रबी पल्स जो होती है आपकी, ये होती है हाइपोजीएल एक्सेप्ट राजमा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे हमेशा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको सुनना और नोट डाउन करना अपने नोटबुक में। देखिए, जो ग्वार है आपका, ये लेग्यूम है जो किस लिए यूज़ होता है, ये गम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो काउपी है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी पल्स है जो हैवी रेनफॉल के लिए टॉलरेंट है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि काउपी। और आपसे पूछे कि गम मैन्युफैक्चरिंग जो है, ग्वार से देखिए गम बना, तो आपसे पूछे कि गम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी पल्स का यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे ग्वार का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन से पल्स में न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे लैथेरस में पाए जाते हैं। किसमें, लैथेरस में पाए जाते हैं। कौन सा इसमें कंपाउंड पाया जाता है जो न्यूरोटॉक्सिन है, वो है ओडीएपी। ठीक है, ओडीएपी का फुल फॉर्म बताएंगे तो मज़ा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए ओडीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, इसमें एक वैरायटी है जो कि रतन वैरायटी है, उसके अंदर ओडीएपी का जो कंटेंट है, जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये काफ़ी लो क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, इसको इंडिया में रिलीज़ किया गया था। तो आई होप आपको पूरा सेशन क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये है मेरा सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पर जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, यहाँ आप मैसेज कर दीजिए, आपका क्वेरी जरूर सॉल्व होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको यदि आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर बेसिस में मिलेंगी। और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ, चैनल पर काफ़ी कम बनाता हूँ। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है तभी चैनल पर अपलोड करता हूँ, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर मिल जाता है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।